नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं जेपीएससी में सीएनटी एक्ट का, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, तो जेपीएससी के सीरीज में मैंने आपको पहले ही झारखंड हिस्ट्री के बारे में बता दिया था। ठीक है, जितने भी ट्राइब्स थे यहाँ पे उसके बारे में बता दिया था। फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो अभी हम सीएनटी और एसएनटी का सीरीज शुरू करेंगे। सीएनटी एक्ट में अभी देखिए, humanly not possible to discuss all the CNT Act in one video। ठीक है, इसमें टोटल देखिए, ये है CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। देखिए कितना बड़ा है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा है, ये टोटल 212 पेज का है, 212 पेज का है। ठीक है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाला गया है। तो इसको मैंने कंपाइल किया है, कंसोलिडेट किया है, थोड़ा अपने पॉइंट्स कुछ ऐड किए हैं। ठीक है, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा है, तो इसको मैं एक नहीं, कम से कम 3 या 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। टोटल इसमें 271 सेक्शंस हैं, 19 चैप्टर्स हैं। ओके, तो सीएनटी एक्ट को हम 2 से 3 या 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, झारखंड, ब्रिटिश से पहले झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन का रूल चलता था। ठीक है, मेजरली मुंडास ट्राइब, ओरावन ट्राइब, संथाल ट्राइब ज़्यादा थे, मतलब पॉपुलेशन संथाल ट्राइब का ज़्यादा था। आपने तिलका मांझी जी वो संथाल ट्राइब से ही बिलोंग करते थे। ओके, तो शुरुआत होती है यहाँ पे झारखंड में ब्रिटिश से आने से पहले। तो ब्रिटिश के आने से पहले झारखंड में खुखरा राजा का राज चलता था, जो कि मुंडा ट्राइब से थे। ठीक है, तो यहाँ पे मुंडा मनाकी सिस्टम चलता था। ओके, तब जब ब्रिटिश आती है, ये है अपना छोटा नागपुर वाला रीजन। ठीक है, ये छोटा नागपुर वाला रीजन है। ओके, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन। ओके, और कुछ पलामू में भी कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू है। ओके, और ये अपना कोलान डिवीजन। ओके, तो हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ। शुरुआत कहाँ से हुआ, तो जैसे हमने बात किया, पहले यहाँ पर ट्राइबल थे, ब्रिटिश का कुछ आना जाना था नहीं, यहाँ पे जंगल झाड़ वाला इलाका था, है कि नहीं। झारखंड तो मोस्टली इसको झारखंड नाम क्यों दिया गया है, झारखंड, झाड़, झाड़ी का देश। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश का आना जाना था नहीं। लेकिन 1765 में, 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। शाह आलम II के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन करती है ट्रीटी। ओके, कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले रीजन, पहले बिहार का पार्ट था ना झारखंड, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले रीजन पे ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स कलेक्शन के राइट्स मिल जाते हैं उसको। ओके, यहाँ पे एक हिस्सा है फुल अथॉरिटी विथ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटिश का क्या था, फुल अथॉरिटी था बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नवाब का क्या था, जो वहाँ पे बंगाल में जो नवाब वगैरह थे, ठीक है, उनका क्या था, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ नो अथॉरिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ नो अथॉरिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। और ब्रिटिश का क्या था, फुल अथॉरिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये था। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ये वाले रीजन, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्स दीवानी राइट्स ओवर बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के कुछ रीजन से यहाँ से इनको टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी मिल गई। ओके, स्टार्ट कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू अंटिल देखिए, उसके बावजूद ब्रिटिश 1769 या 1767 में झारखंड में एंट्री मारते हैं। ठीक है, कैप्टन कैम्पका आता है। ठीक है, यहाँ झारखंड में छोटा नागपुर रीजन पे आता है। ठीक है, तो वहाँ पे आने के बाद वहाँ पे इसको बहुत विद्रोह करते हैं, कि ब्रिटिश यू आर नॉट अलाउड हियर, अपने भाषा में बोलते हैं यू आर नॉट अलाउड हियर। लेकिन फिर भी उस समय भी ट्राइबल्स के पास क्या था, जो प्रिमिटिव हथियार रहते थे वही था ना, लेकिन उनके पास क्या था, मॉडर्न वेपन्स। तो उस समय ट्राइब्स के पास ताकत नहीं था और एकजुट भी नहीं थे ना। मतलब आप सोच सकते हो कि अचानक कोई आई, या फिर हम तैयारी में नहीं थे, हम अपना काम कर रहे हैं, सोसाइटी बसे हुए हैं, यहाँ पे मुंडा मनाकी सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अचानक कोई ब्रिटिश आता है, हमें पेपर दिखाता है कि ये देखो पेपर,
ये हमने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? तुम्हारे नवाब के साथ साइन किया है। अब ये वाले रीजन पे तुम हमें पैसे दोगे। कौन बोल रहा है? ब्रिटिश बोल रहे ट्राइब्स को। अब ट्राइब्स तो पता नहीं क्या बोल रहे हो भाई, हम तो अपने खुखरा राजा को टैक्स देते हैं, तुम्हें टैक्स क्यों दें? ठीक है, तो उन्हें पता नहीं था। अब देखिए 1767 में जब ब्रिटिश एंटर छोटा नागपुर रीजन एज अ रेवेन्यू फ्रंटियर, हमें पैसे दो। कौन बोल रहा है? ब्रिटिश बोल रहा है। ट्राई टू टैक्स ट्राइब चीफ मुंडास एंड ओरावंस, अलग अलग ट्राइबल लीडर्स जो थे उनको पैसे मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, जो भी ट्राइबल लीडर्स थे उनसे पैसे मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, 1770s में इंट्रोडक्शन ऑफ फर्मार्स, मनी लेंडर्स, महाजन्स एंड जमींदार्स टू कलेक्ट टैक्स। ठीक है, ट्राइबल कम्युनल लैंड सिस्टम डिसरप्टेड। कौन सा लैंड सिस्टम चलता था यहाँ पे? मुंडा मनाकी सिस्टम चलता था यहाँ पे। मुंडा मनाकी सिस्टम जैसे कि ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, मुंडा मनाकी सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन है कुछ, यहाँ पे अलग अलग मनाकी सिस्टम बना हुआ है। एक गांव को मुंडा बोला जा रहा है। ठीक है, वहाँ का हेड एक मुंडा है, लेकिन 3-4 मिल गए, 8 से 10 मिल गए तो मनाकी सिस्टम कहलाने लगता है। ओके, तो वहाँ से टैक्स कलेक्शन का सिस्टम एक के पास जाता था, किसी मुंडा के हेड के पास जाता था। अब ये वाला सिस्टम बोलते नहीं, इसको हटाओ, अब टैक्स का पैसा तुम हमें दोगे। कौन बोल रहा है? ये ब्रिटिश बोल रहे हैं। ओके, ब्रिटिश बोल रहा है कि टैक्स का पैसा तुम हमें दोगे। ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम बिफोर ब्रिटिश क्या था? मुंडा मनाकी सिस्टम चलता था। मुंडा मनाकी सिस्टम, ट्राइबल चीफ कंट्रोल लैंड वाज कंसिडर्ड कलेक्टिव विलेज प्रॉपर्टी। लैंड कलेक्टिव विलेज प्रॉपर्टी था, मतलब जो टैक्स जाता था टैक्स के नाम से नहीं, ऋग्वेदिक या ये सब में टाइम देखो, इसको बलि बोला जाता था। ठीक है, तो नो प्राइवेट लैंड ओनरशिप, नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, कोई रिकॉर्ड्स बचा नहीं। ठीक है, कि किस प्रकार का चलता था। ओके, सो ड्यूरिंग पीरियड 1765-1789, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। During period 1765-70, the company made many attempts to establish the tax regime. कंपनी ने बहुत ट्राई किया, ठीक है, अपना टैक्स रिजिम बनाने के लिए। तो उसको डायरेक्ट थोड़ी ना आप जाके पैसे मांगना शुरू कर दोगे, वो भी विद्रॉ कर दें कि हम तुम्हें पैसे क्यों दें, हमने जो धान उगाए हम तुम्हें क्यों दें, है कि नहीं? ट्राइबल्स भी, क्योंकि ट्राइबल्स थोड़े गुस्सेले भी होते हैं। ठीक है, अभी अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड में अगर विजिट करने भी जाओगे तो डर के जाना पड़ेगा, क्योंकि जरावास ट्राइब वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जरावास, सेंटिनल्स, जो सेंटिनल ट्राइब होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ इंडिया माना जाता है सेंटिनल्स ट्राइब्स। ठीक है, वो ह्यूमन, जो मेन स्ट्रीम ह्यूमन सोसाइटी है उससे बहुत दूर है सेंटिनल ट्राइब्स। ठीक है, तो टैक्स रिजिम इन इट्स ओन वे, इंडियन एजेंट्स, मतलब देखिए डायरेक्ट ब्रिटिश नहीं आए। ब्रिटिश ने क्या किया? दूसरी बार ब्रिटिश ने इंडियन लोगों को बोला कि एक काम करो, हम डायरेक्ट जाएंगे, हम गोरे लोग को देख के ट्राइबल डर जाएंगे, तुम हिंदुस्तानी हो, उनका भाषा जानते हो, तुम जाके उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बोलो कि टैक्स का पैसा इसे दो। ठीक है, इंडियन एजेंट्स वाज अपॉइंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड देयर हेड वाज एट मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद अभी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। वहीं पे तो क्राइसिस चल रहा है मुर्शिदाबाद में। ठीक है, कोई किसी का ध्यान जाता नहीं मुर्शिदाबाद में, बट जाना चाहिए। मुर्शिदाबाद का क्राइसिस अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे बहुत एट्रोसिटीज हो रहा है वहाँ के माइनॉरिटीज़ के साथ। ओके, तो अमील वॉज अपॉइंटेड टू कीप वॉच ऑन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। तो ब्रिटिश ने अमील को अपॉइंट किया। ठीक है, ये अमील को बोला कि देखो ये टैक्स कलेक्ट करें, लेकिन इनके ऊपर अथॉरिटी तुम हो, देखभाल तुम करोगे कि ये जो जागीरदार है, जमींदार है, ये कुछ लफड़ा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब टैक्स की चोरी वगैरह ये सब ना करें। ठीक है, सो 1973 में ब्रिटिश अपने प्रोसेस में है, ब्रिटिश अपना हर कोशिश कर रहा है कि उसको छोटा नागपुर वाले रीजन से टैक्स का पैसा मिले, वो हर कोशिश कर रहा है। फिर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आता है। आपको गवर्नर जनरल्स पता है ना, 1773 से वॉरेन हेस्टिंग आता है, वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद कॉर्नवालिस आता है। ठीक है, कॉर्नवालिस कब आता है? 1784 में आता है। ठीक है, ये है कॉर्नवालिस, ये है कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस का आपको ये स्टोरी पता होगा कि कॉर्नवालिस पहले अमेरिकन इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश के साथ
ठीक है, लेकिन अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल जाता है, ये हार जाता है, फिर इसको इंडिया भेजा जाता है, कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो इसका भी एक स्टोरी है, ये एक तरह से बदला लेना चाहता है कि इंडिया में अब मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा, वहाँ मैं हार गया अमेरिका में, लेकिन यहाँ पे अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। तो इसने परमानेंट सेटलमेंट लाया, क्योंकि आपको पता ना 1793, 1783, 84 के बीच में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश से, पता है ना। तो 1773 में आता है कॉर्नवालिस यहाँ पे, रिकग्नाइज जमींदार एज लैंड ओनर्स, फिक्स रेवेन्यू परमानेंटली, अर्थात यहाँ पे वो एक ज़मींदार सेटअप कर रहा है, ठीक है। ज़मींदार ये पूरा जो लैंड है, पूरा जो एक ज़मीन मतलब ना 10-12 गांव मिला के एक बड़ा एरिया, वहाँ पे एक ज़मींदार को तुम यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करोगे, टैक्स मुझे दोगे, कितना दोगे, 10/11, देख लो कितना ज़्यादा है, 10/11, और 8/11 तुम रखोगे, ठीक है, 1/11 तुम रखोगे, 10/11 हमें दोगे, देख लो कितना कलेक्शन है। ट्राइबल लॉस्ट एंसेस्ट्रल लैंड इलीगल अप्रोप्रिएशन बाय आउटसाइडर्स, जमींदार्स ने उन लोगों का जमीन, ट्राइबल्स का जमीन, जो जमींदार थे उन लोगों ने हथिया लिया, क्योंकि वो लोकल थे ना, उनको पता है कैसे इनको मनाना है, कैसे इनको जो ये देसी दारू रहता है, ठीक है, वो इनको देना है, ड्रग्स देना है, गांजा देना है, वो सबसे लेके आपने हुच सुना होगा, जो देसी दारू रहता है महुआ से बनाया जाता है, वो उनको दे के, ये नशीले पदार्थ दे के अपने कंट्रोल में रखते थे जमींदार। ओके, सो 1793 said outsider land moneylenders Sikh Bengali settlers enter the region, which region, छोटा नागपुर रीजन में एंटर करते हैं बाहर से लोग। तभी तो बाद में जो अपने मुंडा ट्राइब रहते हैं, बिरसा मुंडा लोग, वो इनको दीकूस बोलते हैं। दीकूस किसको बोलते हैं? दीकूस ब्रिटिशर्स को और भी जो बाहर से आए हुए लोग रहते हैं उनको। अब तो ब्रिटिश देखिए, ब्रिटिश यहाँ पे हर अपना ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें टैक्स कलेक्शन चाहिए, ठीक है, टैक्स यहाँ से हम पैसे लेंगे, ठीक है। सो द ब्रिटिश वर प्लॉटिंग टू टेक कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन बाय मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेगुलेशन। ब्रिटिश वहाँ का टैक्स कलेक्शन में ये अपना चाहते थे, पूरा हिस्सा चाहते थे, वहाँ पर रेगुलेट करना चाहते थे, वहाँ पे ब्रिटिश रेगुलेट करना चाहते थे। ऑन जून 4, 1809 दे इम्प्लीमेंटेड थाना सिस्टम, ठीक है, थाना सिस्टम वही कोर्ट वाला सिस्टम, कोर्ट कचहरी पुलिस वाला सिस्टम, ठीक है, कि ये लोकल थाने में जाओ, ठीक है, तो ऐसे शुरू किया। ओके, द प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी वॉज स्टार्टेड, ये भी स्टार्ट हो गया, मतलब पुलिस वाला कंप्लेन भी होगा कि किसी के साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो पुलिस के पास जाओ, ठीक है, अगर पुलिस नहीं कर रहा है तो जज के पास जाओ, जज का भी बंदोबस्त कर रहे हैं वो लोग। धीरे धीरे देख रहे हो कैसे ये ब्रिटिश अंदर एनक्रोच कर रहे हैं सोसाइटी में। पहले फैसिलिटी दे रहे हैं, फैसिलिटी के नाम पे क्या, लॉ वाला फैसिलिटी, कि हम लॉ बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास आओ। द प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी वॉज स्टार्टेड बाय एस्टैब्लिशिंग सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू कोड। द मेन एम ऑफ ब्रिटिश वॉज कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ब्रिटिश यही तो चाह रही है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। दे स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ ऑक्शन ऑफ लैंड ऑफ लोकल जमींदार। जैसे कि मैंने बोला, जमींदार ये कब का है, ये 1809 के बाद का है, ठीक है। इससे पहले क्या 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू हो चुका है। क्या लागू हो चुका है? परमानेंट सेटलमेंट। अब यहाँ पे इसके तहत जमींदार्स टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 10/11 दे रहे हैं, ठीक है। तो जमींदार्स, जागीरदार, रयात्स यूजिंग दोस कोड, ये कोड जो इन्होंने सेट किया उस कोड को इस्तेमाल करके ये जो जमींदार का राइट था, बोले कि तुम हमें टैक्स अच्छा नहीं दे रहे हो, तुम्हें निकालो, किसी और जमींदार को लाओ यहाँ पे, समझे, ये भी चलता। विद द यूजिंग ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1793 के तहत ही तो आया था, आपने पता ना, रेगुलेशन एक्ट 1773, रेगुलेशन एक्ट 1793, है कि नहीं। तो ये सब रेगुलेशन एक्ट आ रहे थे। फिर काउंसिल एक्ट आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, फिर चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1833, देख रहे हो, चार्टर एक्ट आता है। फिर ये रेगुलेशन एक्ट है,
ये चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1813 आता है। हर 20 साल में देख रहे हो आप एक्ट आ रहा है, हर 20 ईयर्स में एक्ट आ रहा है। वॉज यूज्ड फॉर दिस ऑक्शन, इस लॉ के तहत ब्रिटिश क्या बोले, हमारे पास लॉ है। तो ट्राइबल भाई कौन सा लॉ, हमसे पूछा था लॉ बनाने से पहले, बोले नहीं हमारे पास बंदूक है, तुम्हें हमारी बात माननी पड़े। तो ब्रिटिशर्स यही करते थे, उन्हें किसी भी प्रकार से टैक्स चाहिए था, ठीक है। ब्रिटिशर्स का वही हाल था, टैक्स चाहिए था। अब ब्रिटिशर्स ने सारे उपाय कर लिए, ठीक है, टैक्स वगैरह सब कर लिए, एट्रोसिटीज़ करने लगे। जैसे हमने यहाँ पे बात किया, जमींदार, जो जमींदार का ज़मीन था वो भी लेके किसी और को देने लगे। अब देख रहे हो, मतलब वो टैक्स लेने के लिए हर एक पहलू आजमा रहे हैं, हर एक पहलू आजमा रहे हैं कि हमें किसी प्रकार टैक्स मिले, ठीक है, रेगुलेशन। अब देखिए, अब उसके बाद जब ट्राइबल्स लोग भी, उनका भी हो गया भाई, ये तो अब ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। टैक्स देख लो ना आप, 10/11, अगर 10/11 ले रहा है कौन, ब्रिटिश ले रहा है, 1/11 रख रहा है ज़मींदार। तो ज़मींदार तो जो भी ट्राइबल्स है या फिर पीजेंट्स हैं उनसे तो ज़्यादा लेगा ना, बोलेगा भाई मैं तो सारा ब्रिटिश को दे देता हूँ, मेरे पास कुछ तो बचना चाहिए ना। तो ज़मींदार भी है ना, वो भी ट्राइबल के ऊपर एट्रोसिटीज़ करता था, वो भी उन्हें नुकसान पहुँचाता था ट्राइबल्स को, ठीक है। तो उसके बाद अब ट्राइबल्स ने, पीसेंट्स ने सब कुछ देखते रहे कि भाई ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद रिवोल्ट होना शुरू हो गया। अब इसके बाद रिवोल्ट्स होना शुरू हो गया कहीं कहीं पे, और ये मेजर जो रिवोल्ट है ना, ये सब झारखंड में हुए, ऑल ओवर इंडिया हो रहा था, ऑल ओवर इंडिया हो रहा था। महाराष्ट्र में कितने सारे हो रहे थे, ठीक है, महाराष्ट्र में हो रहे थे। और फिर 1773 के आसपास सन्यासी रिवोल्ट हो रहा था, बहुत से रिवोल्ट हो रहे, पागलपंथी से सब बहुत से रिवोल्ट हो रहे थे, संथाल रेबेलियन ये सब। तो चुआर रिवोल्ट होता है, चुआर अपराइजिंग, ठीक है, चुआर अपराइजिंग 1799 में, 1793 के रेगुलेशन पे तहत ये होता है, इम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू टैक्स ऑन ट्राइबल लैंड। तो ट्राइबल तो बोले भाई क्यों लगा रहे हो टैक्स। क्रश्ड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के पास तो हैवी वेपन्स थे ना, बंदूकें वगैरह थी उनके पास। फिर होता है कोल रेबेलियन 1831, फोर्सफुल लैंड ग्रैबिंग बाय सिख मुस्लिम जमींदार्स। सिख यहाँ कैसे आया यार, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रिटिश लर्न नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, फिर यहाँ से ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया, किसके तहत, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। यहाँ पे विलियम बेंटिक यहाँ पे गवर्नर जनरल था, ओके, और इसी टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है वो, ओके। तो उसके बाद संथाल रेबेलियन, ओके, संथाल रेबेलियन होता है 1856 में, एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, पुलिस, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, लेड बाय संथाल परगाना टेनेंसी एक्ट लेटर, बाद में इसी के ऊपर संथाल परगाना टेनेंसी एक्ट आता है। मुंडा उलगुलान, बिरसा मुंडा मूवमेंट, ये अपना 1900 में होता है। नो रेंट नो लैंड ग्रैबिंग, फाइट अगेंस्ट जमींदार, डायरेक्ट कॉज ऑफ CNT एक्ट 1908, ये होता है, ठीक है। तो इसके तहत CNT एक्ट बनता है, ठीक है। अब हम CNT एक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो रेबेलियन ऑफ 1832 कोल वाज क्रश्ड, द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड भुयारी सर्वे, उसके बाद सर्वे किया, क्योंकि देखिए कोल रेबेलियन के बाद ब्रिटिश समझ गए थे कि अब तो कुछ कैरेट देना पड़ेगा, क्योंकि उनका क्या था, कैरेट एंड स्टिक, पहले गाजर देंगे फिर हम खुश हो जाएंगे ट्राइबल के, हाँ चलो ब्रिटिश अच्छे हैं, फिर वो छड़ी से मारते थे, ठीक है, फिर टैक्स ये सब वगैरह लगा देते हैं, फिर ये कोई विद्रोह होता था फिर लेते थे ये लोग गाजर, कैरेट एंड स्टिक, ये वाला वो ये करते थे, निभाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड इन 1862 अंडर गाइडेंस ऑफ बाबू रखालदास हलदार टू आइडेंटिफाई माझीस लैंड, लोकल जमींदार्स एंड भुयारी लैंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया। दिस कंटिन्यू टिल 1869। दिस वाज द फर्स्ट इफेक्टिव स्टेप गवर्नमेंट टू सिक्योर द लैंड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये फर्स्ट इफेक्टिव स्टेप था गवर्नमेंट का कि शेड्यूल्ड ट्राइब का लैंड ले सके। नेक्स्ट, एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म,
छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट्स प्रोसीजर एक्ट वाज पास्ड इन ईयर 1873। आफ्टर दिस बंगाल टेनेंसी एक्ट वाज आल्सो पार्ट। ये भी साथ साथ में, मतलब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये आपको साथ में मिलेंगे। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, बंगाल एक्ट 6 ऑफ 1908, बंगाल एक्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 100 ईयर, administration decided to conduct a village wide survey that involved creation of record of खेवात and खतियान। तब ब्रिटिश ने अब लैंड रिकॉर्ड शुरू कर दिया, लैंड रिकॉर्ड शुरू कर दिया। द फर्स्ट सर्वे छोटा नागपुर was started in 1902 and a lot of details could be captured by 1903 a draft of छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का ड्राफ्ट बना, ठीक है, ड्राफ्ट बना। was prepared in 1903. This act was enacted after sanctions of Governor General under Indian Council Act 1892। जैसे मैंने आपको बोला ना, पहले क्या था, पहले रेगुलेशन एक्ट था, फिर चार्टर एक्ट आया, उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब वहाँ पे क्या, जब ब्रिटिशर्स के बाद क्वीन विक्टोरिया ने ये ब्रिटिश चार्टर इशू किया, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आना शुरू हो गया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट भी हर 20 साल में एक बार आता था, 1892। उसके बाद कितने बार, फिर कब आता है, 1909 में आता है, ठीक है, फिर 1919 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर 1935 में, फिर 1947 में भारत को आज़ादी मिलता है। ब्लूप्रिंट ऑफ दिस एक्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉन एच हॉफमैन। देयर आर 19 चैप्टर्स एंड 27 सेक्शंस। तो आप देख रहे हो क्या प्रोसीजर ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया, कैसे टेनेंसी एक्ट पास किया। जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है उसको पास करने में 100 साल उन्हें लगा, 100 साल उन्हें बनाने में, 100 साल का एक्सपीरियंस लगा, 100 साल का एक्सपीरियंस लगा उन्होंने, ठीक है, तब जाके उन्होंने ये पास किया। अब हम देखेंगे CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कब था, 11 नवंबर 1908, 11 नवंबर 1908 को आया। द एक्ट टू अमेंड कंसोलिडेट सर्टेन एनैक्टमेंट, ये छोटा नहीं दिख रहा ना, ये पूरा है, पूरा 212 पेज का है, लेकिन मैंने इसको कंसोलिडेट करके एक पेज में बनाया है, ठीक है। तो पहले ओवरव्यू देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 सेट्स आउट द फाउंडेशनल प्रोविजन, नेम एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पे लागू है, ये वाला एक्ट कहाँ कहाँ पे लागू है, तो उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे लागू, क्रूशियल बिकॉज दे डिफाइन द स्कोप ऑफ द एक्ट। ये एक्ट का स्कोप दिखाता है कि कहाँ कहाँ पे लगता है। छोटा नागपुर में लागू है, साउथ छोटा नागपुर में, पलामू में, ठीक है। टेरिटरी वेयर द अप्लाइज एंड मीनिंग, तो चैप्टर 1 में सिर्फ यही बताता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 1 है ना, तो उसमें क्या बताता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है कि नहीं। उसमें आर्टिकल 1 to 4 क्या बताता है, फर्स्ट आर्टिकल में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसी तरह फर्स्ट जो सेक्शन है CNT एक्ट का, उसमें ये बताता है कि इसमें कौन कौन से रीजन पे अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, ये बताता है। और इसका एक्सटेंट बताता है, स्कोप बताता है और एक्सटेंट बताता है, ठीक है, कि कहाँ तक फैलेगा, कौन कौन से यहाँ पे रीजन में ये लागू होगा, ये बताता है। ये तो ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट क्या बताता है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट कहाँ कहाँ पे लागू हुआ, इसी की बात बताता है, ठीक है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, यहाँ पे नेमिंग भी होता है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, इट एक्सटेंड टू द नॉर्थ छोटा नागपुर, ये रहा नॉर्थ छोटा नागपुर रीजन, साउथ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर रीजन, पलामू डिवीजन इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ पार्ट्स विच हैव बीन कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमिटी अंडर द झारखंड म्युनिसिपल
एक्ट और अर्लियर बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेशन 1922। इस एक्ट के तहत जो भी बिहार और उड़ीसा के एक्ट के तहत जो भी रीजन आ रहा है उसको इसमें इंक्लूड किया हुआ है, उसको दिया हुआ है। इसमें आपको पूरा दिखेगा कि कौन कौन से रीजन को दिया हुआ है, ठीक है। देखिए बिहार उड़ीसा एक्ट 7 ऑफ 1922 लिखा हुआ है। ऑफ विच विद इन कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट पता नहीं क्या होता है? जो अभी के समय में कैंटोनमेंट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ओके, द एक्ट ऑफ नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड शेड्यूल है, यहाँ पे शेड्यूल की बातें भी की जाती है। छोटा नागपुर डिवीजन, द एक्ट स्पेसिफिक शेड्यूल बी हियर बाय रिपील डिस्ट्रिक्ट ऑफ धनबाद, पतमाड़ा, इचागढ़, चंदेल पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट, इन सब एरिया में भी मतलब छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, पलामू रीजन, उनके अलावा ये जो रीजन है धनबाद, इचागढ़, चंदेल, यहाँ पे भी लागू है। उसके बाद ठीक है, तो ये हुआ। कहाँ पे लागू है इसके बारे में बताता है क्या? सेक्शन 1, चैप्टर 1 का सेक्शन 1 बताता है। चैप्टर और इसके हाँ ये इसका एनालिसिस है। शॉर्ट टाइटल्स गिवन रेफरेंस नेम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बिकॉज इंपॉर्टेंट डिफाइंस वेयर द एक्ट अप्लाइज। एक्ट कहाँ पे अप्लाई हुआ है? इन दिस केस डेजिग्नेटेड डिवीजन ऑफ दिस। आई गेस आप लोग को समझ में आ गया, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना दिमाग में ये हो जाता है, तो कम एक्सप्लेनेशन, क्वालिटी एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 2 मत पढ़िए, रिपील हो चुका है, ठीक है। तो द एक्ट एंड नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ए हियर बाय रिपील्ड इन द छोटा नागपुर, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी भी सेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिपील्ड हुए हैं वो भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सेक्शन 2 द एक्ट स्पेसिफाइड शेड्यूल बी हियर बाय रिपील्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ धनबाद, पतमड़ा, इचागढ़, चंदेल पुलिस स्टेशन, जो हमने यहाँ पे देखा है चंदेल पुलिस स्टेशन रिपील, यह रिपील, ये रिपील हो चुका है, जस्ट हमने अभी देखा। सेक्शन 3 से शुरू होता है रियल। अब यहाँ चैप्टर सेक्शन 3, ठीक है। इन दिस अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपेंजेंट इन द सब्जेक्ट कंटेक्स्ट, एग्रीकल्चर ईयर मीन्स द ईयर प्रिवेलिंग इन द लोकल एरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, सच एरिया शैल बी डीम्ड, और ये सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एग्रीकल्चर मीन्स द ईयर प्रिवेलिंग इन द लोकल एरिया एग्रीकल्चर पर्पज, सच ईयर शैल बी डीम्ड टू कॉमर्स, टर्मिनेट ऑन सच डेट रिस्पेक्टिवली, द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई डायरेक्टली, प्रोवाइड दैट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज लैंडलॉर्ड एर कमेंसिंग, यही सब यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सेकंड। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है इसके बारे में कि मतलब मोर्टगेज वगैरह कैसे रखना है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए आपको अगर कोई भी अगर सीएनटी के अंदर है तो शेड्यूल ट्राइब से दूसरे इसको नहीं हो पाता, जो अपर कास्ट वाले तो उनको नहीं, ये सिर्फ एग्रीमेंट बेसिस पे दिया जाता है, ये तो आपको पता होगा ना, एग्रीमेंट बेसिस पे दिया जाता है। मतलब इन शॉर्ट अगर ये कोई भी एसटी कास्ट का अगर वो किसी आर्थिक तंगी में है तो वो उसको कुछ समय के लिए मॉर्टगेज करेगा, पैसे लेगा, चुका देगा, ज़मीन वापस इसके पास। ये है सीएनटी का। स्टेट गवर्नमेंट इज द लैंडलॉर्ड द ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल शैल बी, यही सब मेंशन इसमें। अब भुगुत बंदा मॉर्टगेज इट्स अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज लोन अरेंजमेंट, यही है वो प्रैक्टिस इन द छोटा नागपुर रीजन वेयर लैंड इज टेम्परली ट्रांसफर्ड टू क्रेडिटर। जैसे मैंने आपको बताया, एक अगर कोई भी एसटी कास्ट का बंदा है जो जिसका लैंड सीएनटी एक्ट के अंदर आता है, वो किसी को बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता उसका, क्योंकि रजिस्टर होगा ही नहीं, दूसरे नाम पे रजिस्टर एग्रीमेंट पे कर सकते हो। तो यही बताया कि एंड द डेप्टर रिपेज द लोन थ्रू प्रोड्यूस रेंट फ्रॉम दैट लैंड, वो बाद में उसको पैसे चुका देगा, लैंड इसके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ structury mortgage but with the local tribe customary characteristics, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वही सेक्शन 3 का एनालिसिस है। पोजीशन द लेंडर मॉर्टगेज, ठीक है, गेट्स पोजीशन ऑफ द लैंड, द बोरोवर मॉर्टगेजर लॉस पोजीशन अंटिल रिपेमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया वही वाला चीज़, पैसे इसको इसने इसको पैसे दिया, ज़मीन कुछ समय के लिए
एग्रीमेंट के बेसिस उसके पास चला गया, उसके बाद इसने पैसे वापस किए, इसके बाद वापस चला गया, इसने पैसे वापस किए ना उसको, जिससे पैसे लैंड, इसके बाद एग्रीमेंट का डेट फिक्स होता है। नेक्स्ट रिपेमेंट मेथड, इंस्टेड ऑफ कैश रिपेमेंट मेड थ्रू द क्रॉप रेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द मॉर्टगेज लैंड। लेकिन क्या एग्रीमेंट में आजकल कैश ही लिखा रहता है कि तुम मुझे पैसे दोगे तो ही दूंगा, धान नहीं चलेगा, आजकल के समय बता रहा हूँ। ओनरशिप, लीगल ओनरशिप रिमेन्स विद द बोरोवर बट एक्चुअल कंट्रोल लाइज विद द क्रेडिटर। जैसे मैंने आपको बताया एग्रीमेंट के बेसिस पे, जैसे 99 साल के लिए उसको दे दिया तो 99 साल के लिए उसके पास चला गया, 99 साल के बाद वापस इसके पास आता है, जितने समय के लिए एग्रीमेंट किया जाता है, समझे। रजिस्ट्री नहीं होगा, CNT का जो जमीन है वो रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। इंटरेस्ट, इम्प्लाइड इंटरेस्ट इज अर्न बाय द क्रेडिटर थ्रू द यूज ऑफ लैंड इंस्टेड डायरेक्ट मनी। Implied interest earned by the creditor through use of land instead direct money. Duration continuous until the loan is repaid. Produce equivalent loan interest recovered. तो मेजरली 99 ईयर्स के लिए जाता है, ठीक है। अभी तक तो किसी ने 100 साल, क्योंकि ये रजिस्ट्री नहीं होता ना, तो 99 ईयर्स के लिए एग्रीमेंट करते हैं। ट्रांसफर लिमिटेशन, द लैंड कैनॉट बी परमानेंटली ट्रांसफर्ड स्पेशली फॉर ट्राइबल लैंड एक्ट अंडर CNT। अपने झारखंड में कोई भी लैंड अगर CNT के अंदर है वो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो उसी का रजिस्टर रहेगा। लोकल कस्टम बेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्राइबल कस्टमरी प्रैक्टिस इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओके। अब यहाँ से सेक्शन शुरू होता है चैप्टर 2 का। हमने चैप्टर 1 देखा, चैप्टर 1 में कितने थे, 1 2 3 सेक्शंस थे। यहाँ पे सेक्शन 4 से शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। JPSC कैसे पूछता है, वो पूछता है कि सेक्शन 60, कौन सा रूल, कोई भी ले लेता हूँ, 67 ले लेता हूँ। सेक्शन 67 ऑफ CNT एक्ट क्या है, व्हाट इज सेक्शन 67 ऑफ CNT एक्ट। तो यहाँ पे बात करता है पेनल्टीज के बारे में। किसके बारे में, पेनल्टीज के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये ऐसे पूछता है कि सेक्शन 67 क्या कहता है, जस्ट लिख दो पेनल्टीज के बारे में, ठीक है। सेक्शन 69 क्या कहता है, सेक्शन 74 क्या कहता है, सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 15 क्या कहता है, बस ऐसे पूछेगा JPSC। तो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि रैयत क्या है, नॉन ऑक्यूपेंसी, खूंटी, अंडर रैयत, ठीक है, मुंदारी, खुंटदारी, कट्टीदार। समझने के लिए अगर आप देखोगे तो पूरा सेक्शन समझने में बहुत समय लगेगा। इवन UPSC में जो पढ़ते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद रहता है, इवन मुझे भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद है एज आर्टिकल बाय आर्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एक किसी को याद नहीं है, क्लॉज जो रहता है, इवन जो फंडामेंटल क्लॉज है ना, सिर्फ वो याद है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं 15, उसके अंदर जो क्लॉज A है, क्लॉज B है, सिर्फ वो याद है, 15 16 जो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं वो। अगर मैं आपको पूछूंगा कि आर्टिकल 76 का क्लॉज 3 बताओ, नहीं पता, क्योंकि उतना कोई याद नहीं करता, ठीक है। तो इसमें जो क्लॉसेस हैं ये सब, मुंदारी, खुंटदारी, तो ये सब नहीं, आपको ये पढ़ना है। टाइटल पूछता है JPSC, समझे। तो सेक्शन 4 क्या है, देखिए चैप्टर 2 में आ गए, क्लास ऑफ टेनेंट्स, ठीक है। चैप्टर 2 में क्लास ऑफ टेनेंट्स आपको यहाँ पे दिखेगा। मैंने बोला बहुत बड़ा है ये वाला, क्लास ऑफ टेनेंट्स सेक्शन 4, ये क्या है। अब देख लो इसके अंदर भी सब सेक्शन बहुत है। क्लास ऑफ टेनेंट्स सेम टू सेम, देयर शैल बी पर्पस ऑफ एक्टिंग ऑन द क्लास ऑफ टेनेंट्स। अब इसके अंदर टेन्योर रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत, देख रहे हो, रैयत मीनिंग टेन्योर होल्डर, सेम टू सेम मैंने यही वाला कॉपी किया हुआ है। रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स, तो इसमें मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर, सेक्शन 5, ये देखिए मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर सब सेक्शन देखो, लिटरली मैं बोलता किसी को नहीं, इतना किसी को याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, देखो मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर, सेक्शन 5 मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर, सेक्शन 6 मीनिंग ऑफ रैयत, सेक्शन 6 अगर पूछेगा, JPSC पूछ लिया सेक्शन 6 बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, मीनिंग ऑफ रैयत। उसके ऊपर थोड़ी ना पूछेगा मीनिंग ऑफ रैयत का ये बताओ, नहीं पूछेगा, नॉट एट ऑल, इंटरेस्ट ही नहीं है, समझ रहे हो आप।
तो ऐसे आपको पढ़ना है। मीनिंग ऑफ रैयत हैविंग खुद कट्टी राइट्स, मीनिंग ऑफ रैयत हैविंग खुद कट्टी राइट्स, देख लो सेक्शन 7। अब इस सेक्शन 7 में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्या आप पढ़ोगे ये सब? नॉट एट ऑल। कितना पेज है ये देखो, 200, जस्ट लुक एट दिस, 212 पेज। सो मेरा यही कहना है कि जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, ठीक है? तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 4 क्या बोलता है? क्लास ऑफ टेनेंट्स बोलता है। अब इसके बारे में लिस्ट ऑफ ऑल द कैटेगरीज पर्सन, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम फिर भी थोड़ा डिस्कस करें ताकि समझ में आ जाए, ठीक है? हालांकि मैं आपको बता दूं कि पूरा एक ही, तो हम चैप्टर 5 तक करेंगे, ठीक है? सो लेट्स सी हियर, लिस्ट ऑफ ऑल द कैटेगरी पर्सन कवर्ड बाय द एक्ट। जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे लैंड होल्डर हो या अपना टेन्योर होल्डर हो गए, उनको कनेक्टेड है। रैयात हो गए, ऑक्यूपेंसी, नॉन ऑक्यूपेंसी, खूट कट्टी, अंडर रैयात हो गए, मुंदारी, खूट कट्टीदार, इनको सेक्शन 4 के तहत ये लोग ऐड है। अगर पूछेगा यूपीएससी, हालांकि पूछेगा नहीं जीपीएससी, लेकिन अगर पूछ लिया कि अंडर रैयत, ये मुंडारी, खूटदारी कौन से सेक्शन में ऐड है, तो क्लास ऑफ टेनेंट, कि टेनेंट्स के कौन कौन से क्लास है, क्लास से ये इस क्लास को बिलोंग करता है, इस क्लास को, ऐसे पूछेगा। सेक्शन 5 क्या बात करता है? मीनिंग ऑफ टेन्योर ऑफ होल्डर। टेन्योर ऑफ होल्डर डिफाइंस हु टेन्योर होल्डर, पर्सन हैविंग राइट टू होल्ड लैंड, कलेक्टिंग रेंट्स, एस्टैब्लिशिंग टेनेंट्स। ये पेन थोड़ा सा मोटा लग रहा है ना, हाँ ये लेता। रजिस्टर्ड होल्डर एक्सक्लूड्स मुंडारी, खुददारी, ठीक है? सेक्शन 6 मीनिंग ऑफ रैयत, डिफाइन रैयत, समवन होल्डिंग लैंड, कल्टीवेट इंक्लूडिंग बाय हायर पार्टनर अंडर प्रोप्राइटर, टेन्योर होल्डर, मुंडारी, खुददारी इंक्लूड सक्सेसर, लोकल कस्टम, ठीक है? सेक्शन 7 क्या बोलता है? रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स, ठीक है? सेक्शन 8 क्या बोलते हैं? मीनिंग ऑफ मुंडारी, खूट कट्टीदार, ये सब बोलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेक्शन 7 क्या बोलता है? कहाँ पे अभी हम लोग? मीनिंग ऑफ रैयत रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स, मीन रैयत इज ऑक्यूपेशन हैविंग सेमी सब्सिस्टेंस, ठीक है? बस मैंने शॉर्ट में यही बता दिया। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। चैप्टर 3 पे मूव करते हैं। वॉइस क्लियर है ना? चैप्टर 3 पे मूव करते हैं। टेन्योर होल्डर, द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, सेक्शन 9 to 15, चैप्टर 3 में सेक्शन 9 to 15 है और 9A भी इसमें ऐड है, ठीक है? 1 लाइन पर सेक्शन, प्लेन ऑफिशियल टेक्स्ट एक्ट, ठीक है? ये मैंने ऑफिशियल से उठाया है। 9 टेन्योर होल्डर when not liable to enhancement or rent, tenure holder when not liable to enhancement of rent, a tenure holder who holds tenure at a fixed rent unchanged since permanent settlement is not liable to rent enhancement, ये सब यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ये इसको आप डिलीट करो, यहाँ से पढ़ो। एनहांसमेंट ऑफ रेंट ऑफ टेन्योर, ये पूछेगा। सर्टेन व्यूअर्स नॉट लायबल टू एनहांसमेंट ऑफ रेंट, ये पूछेगा कि सेक्शन 10 में क्या दिया है, सेक्शन 10 में ऑप्शन क्या क्या है वो दिया हुआ है, इसको पढ़ो। सेक्शन 11 रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर ऑफ टेन्योर, ये पूछ सकते हैं जेपीएससी। ट्रांसफर, सक्सेशन, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज ऑफ टेन्योर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द लैंडलॉर्ड ऑफिस। लैंडलॉर्ड शुड नॉर्मली अलाउ रजिस्ट्रेशन एंड मे लिवी फी। फेलियर टू रजिस्टर विद इन 1 year अफेक्ट्स रिकवरी ऑफ रेंट फॉर दैट पीरियड। मतलब रिकवरी ऑफ रेंट के बारे में यहाँ बता रहा है, ठीक है? ये है। सो नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहाँ पे है? ये है, ये हमने बात कर रजिस्ट्रेशन, सेटल्स, टेन्योर, ओके? सेक्शन 12 कहाँ पे? सेक्शन 12 ये रहा। प्रोसीजर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ लैंडलॉर्ड टू अलाउ रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ टेन्योर। प्रोसीजर फॉर रिफ्यूजल ऑफ लैंडलॉर्ड टू अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। If a landlord refuse registration transfer may apply to deputy commissioner who will inquire and may order transfer to be deemed registered if refusal is unjustified। तो इसमें ये बताएगा। 13 में क्या बताएगा? डिवीजन ऑफ टेन्योर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। अ डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन टेन्योर ऑफ इट्स रेंट्स बाइंडिंग ऑन द लैंडलॉर्ड नोट, ठीक है? एन्योलमेंट ऑफ, ये पूछेगा। सेविंग और राइट ऑफ लैंड, ये पूछ सकते हैं। सेक्शन 15 क्या बताता है? सेक्शन 15 क्या बताता है? तो सेविंग ऑफ राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ऑफ फी
or an order under section 12 does not itself amount to landlord's consent under section 14 landlord other rights preserved. ओके, अब चैप्टर 4 पे आते हैं। मैंने बोला ना कि ये अलग अलग चैप्टर में भी डिवाइडेड है। हमने चैप्टर 3 डिस्कस किया, अब चैप्टर 4 की बात है। चैप्टर 4 कहाँ पे है? ये रहा चैप्टर 4, ऑक्यूपेंसी रैयत। कहाँ पे लिखा है? ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। जनरल, कंटिन्यूस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑक्यूपेंसी राइट, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑक्यूपेंसी रैयत। A person who immediately before the act had right to occupancy retains the right to under act. ओके, देखिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी वाले भी इसको डेफिनेटली देख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 70, पर्सन नॉट टू बी डीम्ड ऑक्यूपेंसी रैयत अनलेस इलेक्शन मेड, ये भी हो सकता है। 18, व्हेन रैयत बिकम्स एन ऑक्यूपेंसी रैयत, इसके बारे में देख लो, पूछेगा सेक्शन 18 क्या बोलता है। तो बेसिकली आपको ये रटना पड़ेगा पूरा, ये पूरा रखना पड़ेगा। 19, व्हेन राइट ऑक्यूपेंसी रैयत एक्सटिंग्विश्ड। 20, राइट ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। अब इसी में सेक्शन 21 आता है। सेक्शन 21 कहाँ पे है? भूंयार मुंदारी हो गया। 21 देखिए 20 वाला 20 इफेक्ट ऑफ एक्विजिशन कितना बड़ा है? 20 राइट टू ऑक्यूपेंसी रैयत, लिस्ट रैयत, अब क्या? 20 राइट टू ऑक्यूपेंसी रैयत इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ लैंड, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। ऑक्यूपेंसी रैयत गेट्स राइट ट्रांसफर मॉर्टगेज सब्जेक्ट कंडीशन इन द एज, एग्जांपल रेस्ट्रिक्शंस। 22 में क्या पूछेगा? एक्सटेंट ऑफ राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत। 23 रेंट पेएबल बाय ऑक्यूपेंसी रैयत। 24 ऑब्लिगेशन ऑक्यूपेंसी रैयत पेरेंट। 25 एनहांसमेंट ऑफ रेंट ऑक्यूपेंसी रैयत। 25 अब यहाँ से 26 की बात करेंगे हम। 26 22 देख लो कितना बड़ा बड़ा है, तो ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि पूरा ये कैसे याद करें। 26 ये रहा। कंफर्मेशन रेंट एनहांस प्रायर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। रिडक्शन ऑफ रेंट ऑक्यूपेंसी रैयत, कंडीशन अंडर विच रेंट में बी रेड्यूस, ठीक है। एरिया, प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट, रिकॉर्ड ऑफ राइट, डिटर्मिनेशन रेंट, एनहांसमेंट ऑफ रेंट, ओके। बार टू एनहांसमेंट, एक्चुअली बताऊं 24 से जो 36 का है, 24 से 36 तक जो है, यहाँ पे वही अपने डिटरेशन के बाद, एक्सक्यूज मी गाइस, तो बेसिकली यहाँ पे राइट्स ऑफ द कमिश्नर रहता है। रेस्ट्रिक्शन रिडक्शन में 24 से 36 के बाद, ठीक है। यहाँ पूछेगा तो कमिश्नर के क्या राइट है ये पूछेगा। रिडक्शन जो रेंट का रिडक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद में होता है, तो मेजरली वही सब है। पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डायरेक्ट सेटलमेंट ऑफ रेंट, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, यहाँ पे मेजरली वही चीज़ बताया गया। एडिशनल ग्राउंड ऑन रिडक्शन ऑफ रेंट, मैं बोल रहा यहाँ पर रिडक्शन ऑफ रेंट की बातें ज़्यादा करें। 24 से लेके 36 तक, 24 से 36 तक रिडक्शन ऑफ रेंट की बातें कर रहे हैं। तो आपको अगर पूछेगा जेपीएससी कि रिडक्शन ऑफ रेंट, तो आपको 24 से 36 के बीच में कहीं भी अगर ऑप्शन दे दे और रिडक्शन का कहीं भी ऑप्शन रहे, तो आप वहाँ पे रिडक्शन डाल देना। क्या? रिडक्शन ऑफ रेंट। कहाँ से कहाँ तक? 24 से लेके 36 तक। बार फर्दर एनहांसमेंट रिडक्शन ऑफ रेंट, रिवीजन ऑफ ऑक्यूपेंसी पेएबल ऑक्यूपेंसी रेंट, रिडक्शन ऑफ रेंट, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट सेटलमेंट ऑफ रेंट, सेटलमेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट, ठीक है। और यहाँ पे उसी के बारे में बात किया। अब चैप्टर 5 हमने 36 तक बात किया, 36 तक रिडक्शन ऑफ रेंट ही है, और जो कमिश्नर का राइट है, जो कमिश्नर रहता है उसका राइट है रिडक्शन ऑफ रेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर 5 में सिर्फ एक ही सेक्शन है, इंसिडेंट ऑफ टेनेंसी रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स। आप ये पूरा देख सकते हो, ब्रीफ फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्लाई टू द ऑक्यूपेंसी रैयत अप्लाई ऑल्सो रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स सब्जेक्ट ऑफ टू प्रोविजंस इफ खूट कट्टी टेनेंसी वाज क्रिएटेड मोर देन 20 ईयर्स बिफोर, ठीक है। तो बेसिकली गाइस यहीं पे हम
करते हैं। हमने 5 चैप्टर देखे, ठीक है, 5 चैप्टर देखे। हालांकि इसमें और भी है, सिर्फ 5 चैप्टर नहीं, इसमें और भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेक्शन 33 बोला जाए तो सेविंग्स डाल देना, ठीक है, सेविंग्स ऑफ रेंट, रिडक्शन ऑफ रेंट, ठीक है, सेविंग्स ऑफ रेंट है यहाँ पे। प्रोसीजर रिसीव्ड सच एप्लीकेशन, देखिए मैंने बोला डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर के क्या राइट है, 24 से 36 तक डेप्यूटी कमिश्नर का राइट। रिडक्शन ऑफ रेंट, सेविंग्स, इसके बारे में बात किया गया है। नीचे और देखो, प्रोसीजर रिसीव्ड सच एप्लीकेशन। अब बात करते हैं किसका, देखो कितना बड़ा है ये, बात टू रिडक्शन ऑफ रेंट, देख रहे हो, रिडक्शन ऑफ रेंट, क्लियर है ना। देखो रिडक्शन ऑफ रेंट वेयर देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। बेसिकली 24 से 36 में रिडक्शन ऑफ रेंट, 24 से लेके 36 में क्या है, आप इसको याद कर लो। क्यों, एक तरह से मान लो रट्टा मारना है इसको, रिडक्शन ऑफ रेंट और क्या जो 33 में है क्या है, वो सेविंग्स है, सेविंग्स है, ठीक है। अगर यूपीएससी जीपीएससी पूछेगा सेक्शन 33 क्या है ऑफ सीएनटी एक्ट, सेविंग्स है, ठीक है। उसके बाद और भी अगर आप पूछे तो राइट्स ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर का क्या राइट्स है, डेप्यूटी कमिश्नर, राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है, ये हो गया। अब ये है चैप्टर 5, बाय ऑर्डर रेवेन्यू पास्ड बाय चैप्टर 5, रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स, रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स, इसमें एक ही है, ठीक है, ये आप देख लो। 6 आएगा नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, इनिशियल रेंट लीज, ठीक है। तो ये वाला जो है आगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में, ओके। डिटेल इन द सेंस वही कि हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप खुद सोचो, अगर मैं एक एक करके ये समझाने चला गया तो आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी, क्योंकि ये सब जेपीएससी पूछेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए सीएनटी एक्ट के लिए धन्यवाद। आगे हम चैप्टर 6 से शुरू करेंगे। कितने चैप्टर हैं, 19 चैप्टर हैं। कितने सेक्शन है, 271 सेक्शन है, ठीक है। जेपीएससी ने कौन सा पूछा था, सेक्शन 67 क्या है, पेनल्टी, ओके। धन्यवाद।